मेरा नाम अशरफ है और मैं बेंगलोर का रहने वाला हूँ। ये घटना तब की है जब मैं बहुत छोटा था, करीब 7-8 साल का रहा हूँगा। इस घटना में मेरा पहली बार भूत प्रेतों के साथ सामना हुआ था और इसी घटना के बाद मुझे पता चला कि इस तरह की चीज़ें भी मौजूद हैं। क्योंकि उस वक्त मैं बहुत छोटा था, इसलिए इस घटना की कुछ ही इम्पोर्टेंट बातें मुझे याद थीं। लेकिन मेरी मम्मी, बुआ और दूसरे रिश्तेदारों ने, जो कि उस वक्त वहाँ मौजूद थे, उन्होंने इस घटना के बारे में मुझे सब कुछ बता दिया। उस वक्त मेरे दादाजी भी जिंदा थे और इस घटना में उन्होंने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया है। तो कहानी ऐसी है कि उस वक्त मेरे कज़न भाई की शादी थी। मेरी बुआ का लड़का, जिसका नाम वकार है, ये शादी उसी की थी। ये मेरी फैमिली का पहला मैरिज फंक्शन था जिसे मैं अपनी लाइफ में अटेंड करने जा रहा था। ये शादी मैसूर रोड के पास एक रामनगर नाम के गांव में होनी थी और दुल्हन उसी गांव की थी। सारे अरेंजमेंट्स जल्दी कर लिए गए थे और मेरी बुआ ने रिश्तेदारों के ठहरने के लिए उस गांव में एक पुराना घर किराए पे ले लिया। वो घर बिल्कुल घिस चुका था, दिखने में करीब 50 साल पुराना लग रहा था। उस घर में एक बड़ा सा हॉल था जिसमें 6 कमरे थे, लेकिन उनमें से 4 कमरे बंद थे और सिर्फ 2 कमरे मेहमानों के सोने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। छत की टाइलें कुछ जगहों पर टूटी हुई थी और हॉल के कोनों में कबूतरों के घोंसले थे। घर की दीवारों में ज़्यादातर जगह दरारें पड़ी हुई थी और उनमें से मिट्टी की ईंटें दिखाई दे रही थीं, हालांकि दीवारें बहुत मोटी लग रही थी। मेरी बुआ को वहाँ लालटेन, मोमबत्तियाँ और दियों का अरेंजमेंट करना था, क्योंकि वहाँ बिजली का कनेक्शन नहीं था। तो बेंगलोर से करीब 60 किलोमीटर दूर हम सुबह उस जगह पर पहुँचे। मेरी फैमिली को मिला के वहाँ पे करीब 35 से 40 लोग इकट्ठा हो रखे थे और कुछ ही घंटों बाद वो सब शादी की अरेंजमेंट में बिजी हो गए। मुझे आज भी याद है कि मैं अपने छोटे कज़न भाइयों के साथ घर के पीछे वाले एरिया में खेल रहा था, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ थे, और वहीं हमारे पेरेंट्स शादी की तैयारियों में लगे हुए थे, क्योंकि अगले दिन शादी होनी थी। शाम को लड़की की फैमिली के लिए एक पार्टी रखी गई थी और दुल्हन की फैमिली के लगभग 30 लोग इस पार्टी में शामिल हुए थे। इतने सारे लोगों को देखकर मैं हैरान था, लेकिन फिर भी हमने पार्टी खूब एंजॉय की। गेस्ट को वेलकम करने के लिए हम अपनी फैमिली की मदद कर रहे थे। उन्हें बैठने के लिए चेयर्स प्रोवाइड करना, पानी पिलाना और उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, ये सब चीज़ें देख रहे थे। जब भी मैं उन दिनों को याद करता हूँ तो मेरी हंसी नहीं रुकती। फिर रात के 10 बजते बजते वो पार्टी ख़त्म हुई। घर की औरतें बर्तन धोने में, कारपेट साफ़ करने में और बेड के लिए अरेंजमेंट करने में बिजी थी, और सभी जेंट्स बाहर दादाजी के साथ अगले दिन की प्लानिंग में बिजी थे। लेकिन इन सब के बीच एक चीज़ मुझे बहुत परेशान कर रही थी। मैं अंधेरे से बहुत डरता था। अपने घर में भी मैं रात और अंधेरे में बहुत अनकंफर्टेबल फील करता था, और ये जगह मेरे लिए बहुत अनयूजुअल थी। ये घर जो मुझे दिन के उजाले में बहुत ही मज़ेदार और रोमांचक लग रहा था, अब वहीं रात के अंधेरे में वो बहुत ही पुराना खौफनाक घर बन गया था, जो कि मोमबत्तियाँ, दिए और लालटेन से भरा हुआ था। डर ने मुझे अंदर से जकड़ लिया और मैं डर के मारे अपने मम्मी के पास चला गया। मेरे कज़न भाई मेरे पास आए और उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि मैं उनके साथ दूसरे कमरे में जाकर सो जाऊं, लेकिन मैंने ये कहते हुए मना कर दिया कि मैं यहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। तो उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया और फिर वो अपने बेड पर चले गए। बाहर भी सारी डिस्कशन ख़त्म हो गई थी, और क्योंकि हर कोई थका हुआ था, इसलिए उन्होंने जल्दी से आपस में सोने की जगह बांटी और जल्दी से बेड पर सोने के लिए लेट गए, क्योंकि अगली सुबह उन्हें जल्दी से उठकर शादी की तैयारियां करनी थी। मैंने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे सुलाने के लिए मेरी मम्मी मेरे सर पे हाथ सहलाने लगी, पर ऐसा करते हुए उन्हें खुद ही नींद आ गई। चारों ओर भयानक सन्नाटा छा रखा था। मोमबत्तियों और दियों की छाया दीवार पर भूतों की आकृतियां बना रही थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत डर लग रहा था। डर के मारे मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करी। जब मैं नहीं सो पाया तो मेरे मन में आया कि मैं रोने का नाटक करता हूँ, जिससे कि मेरी मम्मी जाग जाए और वो मुझ पर हाथ रख के
मुझे सुलाने की कोशिश करेंगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो पहले से ही थकी हुई हैं, इसलिए बेहतर होगा कि मैं उन्हें डिस्टर्ब ना करूं। तो मैंने फिर से सोने की कोशिश करी और बड़ी मुश्किल के बाद धीरे धीरे मुझे झपकियां आने लगी। कुछ ही मिनटों बाद एक जोर के धमाके की वजह से एक झटके से मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा कि मेरी माँ ने मुझे अपने पास पकड़ रखा था और हमारे अधिकतर रिश्तेदार जाग रहे थे और अपने बेड पर हैरानी सा चेहरा लेकर बैठे हुए थे। शायद वो उस आवाज़ का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से कुछ ने कहा कि ज़रूर कोई पियक्कड़ होगा जो बाहर गिर गया होगा, या कुछ आवारा लड़के होंगे जो बाहर मस्ती कर रहे होंगे। तभी अचानक एक और ज़ोर की आवाज़ हुई। ये आवाज़ें घर के मेन डोर से आ रही थी, जो कि अंदर से बंद था। मेरी मम्मी बुरी तरह डर गई थी और उन्होंने मुझे कस के पकड़ रखा था। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया और उन्होंने मुझे चुप रहने का इशारा किया। मेरी बुआ और फूफा जी भी चिंता में थे और मेरे कज़न भाई भी डरे हुए थे। दरवाजे पे होने वाली उन आवाज़ों के अलावा पूरे कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा रखा था और हम सबकी डर के मारे तेज सांसें चल रही थीं। तभी दरवाजे पर एक और ज़ोर से आवाज़ हुई, जो कि पहली आवाज़ों से भी काफ़ी तेज़ थी। तभी अचानक हमें बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो। और फिर उसके बाद एक और ज़ोर से दस्तक हुई और इसके बाद कमरे में अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। डर के मारे और उस ठंड की वजह से हम कांपने लगे। वो आवाज़ इतनी डरावनी थी कि वहाँ पर मौजूद सभी लोगों ने माना कि इससे पहले उन्होंने कभी ऐसी डरावनी भूत जैसी आवाज़ नहीं सुनी थी। तो मेरे फूफा जी और जो दो और आदमी हॉल में बैठे थे वो खड़े हुए और उन्होंने पूछा, कौन है? तो बाहर से जवाब आया, पहले दरवाज़ा खोलो। तो उन्होंने फिर से पूछा कि कौन हो तुम, क्या चाहिए? तो इसके बाद दरवाजे पे वो दस्तकें होती रहीं और वो आवाज़ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर दरवाज़ा खोलने के लिए कहने लगी, दरवाज़ा खोलो जल्दी, ये मेरी जगह है, दरवाज़ा खोलो। उसके बाद दरवाजे पर एक के बाद एक ज़ोर से आवाज़ें होती रहीं, जैसे कि उस पुराने दरवाजे पर कोई भारी चीज़ ज़ोर से फेंकी जा रही है। हालांकि वो दरवाज़ा इतना मजबूत नहीं था कि उन हमलों को ज़्यादा देर तक सह सके। सभी को डर था कि दरवाज़ा कभी भी टूट सकता है और बाहर वो जो भी चीज़ है वो घर के अंदर घुस सकती है। घर के अंदर डर का माहौल था और कमरे में मौजूद सभी लोग उठकर बैठ गए। घर के हॉल में कुछ लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे कि ये क्या हो सकता है और क्या किया जाना चाहिए। घर के बाहर जो कुछ भी था वो बहुत ही गुस्से में लग रहा था और इस बार वो फिर से चिल्लाया, दरवाज़ा खोल वकार, नहीं तो मैं इसे तोड़ दूंगा। ये सुनकर सबके होश उड़ गए। मेरे कज़न भाई वकार के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। उनकी मम्मी का डर के मारे मुंह खुला रह गया था, लेकिन वो कुछ बोल ना पाई। कुछ बच्चे भी चुपचाप रोने लग गए थे और उनकी माँ उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रही थी। बाहर जो चीज़ थी उसे वकार का नाम कैसे पता चला? वकार दरवाज़ा खोल। जिस तरह से उसने इस बार वकार बोला था वो काफ़ी डरावना था। वो आवाज़ आज भी मुझे याद है। जो भी हो चले जाओ यहाँ से, मेरे दादाजी ने चिल्लाकर कहा। वो मेन हॉल में बाकी दूसरे बुजुर्गों के साथ सो रहे थे। दादाजी की आवाज़ सुनकर बाहर वो चीज़ खिलखिलाकर हंसने लगी और उसने दोबारा कहा, वकार तू दरवाज़ा खोलेगा या मैं अंदर आ जाऊं? ये सुन के कमरे में दहशत फैल गई। डर के मारे लोग आपस में बड़बड़ाने लगे, अगर घर के अंदर आत्मा घुस गई तो क्या होगा। तो तभी मेरी मम्मी और मौसी ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया और मेरे दादाजी कुरान पढ़ते हुए दरवाजे के पास चले गए। मेरे दो अंकल भी कांपते हुए कुरान की वो आयतें पढ़ते हुए उनके पीछे गए और जैसे ही मेरे दादाजी दरवाजे के नज़दीक आ गए तो उन्होंने दादाजी को रोक दिया। दरवाजे के पास पानी से भरा हुआ एक ड्रम था। मेरे दादाजी ने पानी से भरा हुआ एक जग लिया और अपना कुरान पढ़ना जारी रखा। उन्होंने मेरे अंकलों को कहा कि वो उनके पीछे खड़े हो जाएं। दरवाजे पर वो दस्तकें बंद हो चुकी थी, पर तभी वो आत्मा चिल्लाई, ये जगह मेरी है।
तो मेरे दादाजी ने उस जग में थोड़ी हवा फूंकी और थोड़ा पानी हाथ में लेकर उस दरवाजे पर छिड़क दिया। ये उन्होंने उस दरवाजे पर, वहाँ की दीवारों पर और उस दरवाजे के पास जो फर्श था उस पर कई बार रिपीट किया। इसका परिणाम ये हुआ कि बाहर वो जो भी चीज़ थी उसकी सांसें तेज़ हो गई, जैसे कि बाहर उस आत्मा को किसी ने पकड़ लिया हो और वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही हो। उसकी चीखें बहुत ही भयानक थीं। वो चिल्लाती रही कि ये जगह उसकी है। तो मेरे दादाजी ने कुरान की कुछ लाइनें फिर से पढ़ी और फिर से उस दरवाजे पर पानी फेंका। उसके बाद वो भयानक आवाज़ें कुछ देर तक तो चलती रहीं और फिर धीरे धीरे चली गईं। इसके बाद कमरे में पूरी शांति हो गई, लेकिन मेरे दादाजी की सांस फूलने लगी और उन्हें चक्कर जैसे आने लगे। तो तभी मेरे फूफा जी ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें उनके बेड पर ले गए। हॉल में सभी उनके आसपास इकट्ठा हो गए थे। एक गिलास पानी पीने के बाद थोड़ी देर में जब उनकी हालत थोड़ी ठीक हुई तो उन्होंने सबसे कहा कि इस घटना के बारे में ना तो कुछ पूछा जाए और ना ही कुछ डिस्कस किया जाए। वो कल सुबह सबको इसके बारे में बताएंगे। और तभी मेरे अंकल ने हम बच्चों से कहा कि सब कुछ ठीक हो गया है, अब तुम जाकर वापस सो जाओ, हमें कल सुबह जल्दी उठना है। उसके बाद सभी लोग सोने चले गए, लेकिन सबके मन में बाहर उस चीज़ को लेकर सवाल घूम रहे थे। सुबह जब मैं उठा तो हर कोई काम में बिजी हो रखा था। मेरी मम्मी ने मुझे जल्दी से नहाकर तैयार होने के लिए कहा। सुबह नाश्ते के वक्त सभी लोग हॉल में इकट्ठा हुए और कल रात के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मेरे दादाजी को हल्का सा बुखार था और वो थोड़े कमज़ोर लग रहे थे। उन्होंने मेरी बुआ से पूछा कि उन्होंने ये घर कहाँ से किराए पे लिया है। तो उन्होंने बताया कि उनके किसी दूर के रिश्तेदार ने उनसे इस घर की सिफारिश की थी, क्योंकि उनके पास पैसों की कमी थी और ये घर कई सालों से खाली पड़ा था। लेकिन उनके रिश्तेदार ने हाल ही में ये ज़मीन खरीदी थी। और ये बताते बताते वो अचानक रो पड़ी और सबसे माफ़ी मांगने लगी। मेरे दादाजी ने भी उन्हें सबकी ज़िंदगी को खतरे में डालने के लिए डांटा, खास करके उनके बच्चों की ज़िंदगी को। उन्होंने बताया कि वो आत्मा उनके बेटे पर कब्ज़ा कर लेती और फिर घर में मौजूद हर एक इंसान को एक एक करके मार देती। उस आत्मा ने इस घर को अपनी जगह बना लिया था और वो बहुत ही किस्मत वाले हैं कि इस हमले से बाल बाल बच गए। फिर बड़ी मुश्किल से सभी ने शादी अटेंड करी और फिर शाम को 4 बजे से पहले ही सबने उस घर को छोड़ दिया।